नमस्कार मित्रों, आधी आबादी की आवाज कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं सुनीता भास्कर और आप सुन रहे हैं 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का ये सामुदायिक रेडियो है और 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इस रेडियो को सुन पाते हैं। आधी आबादी की आवाज कार्यक्रम में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा करने वाले हैं और एक बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हल्द्वानी शहर के सबसे बड़े कॉलेज MBBG कॉलेज में बीएड विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं डॉक्टर चंद्रावती जोशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर चंद्रावती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद मैडम। साथ ही रेडियो FM को सुनने वाली सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैम, आज आप लैंगिक समानता पर बोलने वाली हैं। प्राथमिक शिक्षा में किस तरह से ये भेदभाव देखा जा रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि शुरुआत में आप बताएं कि लैंगिक असमानता आखिर क्या होती है। लैंगिक समानता एक बहुत ही बृहद विषय है। लैंगिक समानता की हम जब बात करते हैं तो अगर इसको मैं कहूं कि 21वीं सदी में लैंगिक समानता जो है ग्लोबल फेनोमिना बन चुका है। एक ग्लोबल फेनोमिना है, वैश्विक मींस स्तर पे ये लैंगिक समानता हमें दिखाई दे रही है। तो लैंगिक समानता को सबसे पहले हम इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि केवल लैंगिक समानता में स्त्री के अधिकारों से ही इसका मतलब नहीं है कि स्त्री को स्त्री के अधिकार मिल गए हैं, वो समानता नहीं है, या जो अवसर होते हैं वो दोनों को समान रूप से प्राप्त हो रहे हैं। सामान्यतः हम ये समझते हैं लैंगिक समानता ये है। सामान्यतः हम इस तरह से बात करते हैं। जब हम लैंगिक समानता, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशनल पर्सपेक्टिव में बात करने जा रहे हैं, तो लैंगिक समानता को अगर हम शिक्षा के संदर्भ में समझने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर है लड़के एवं लड़कियों को समान शैक्षिक वातावरण प्रदान करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता से है। कहने का तात्पर्य ये है कि लड़के और लड़कियों को समान रूप से शैक्षिक वातावरण दिया जाए, समान रूप से उनका एनरोलमेंट हो, और जो हम आज क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं वो क्वालिटी एजुकेशन दोनों को समान रूप से मिले। शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में इसको इस तरह से समझते हैं। अब हम जब इसको विद्यालय के स्तर पर बात करते हैं, विद्यालयों में लैंगिक समानता का क्या पर्सपेक्टिव है, तो इसको इस तरह से समझते हैं कि संस्था में प्रवेश लेने की स्वतंत्रता इन द सेंस कि गर्ल्स और बॉयज को दोनों को ही स्कूल्स में प्रवेश लेने की स्वतंत्रता हो, ठीक है, उनके लिए नियम समान हो। दूसरा है कि वो अपनी पहचान स्कूल में आकर के स्थापित कर पाए, मींस लड़कियां अपनी पहचान स्थापित कर पाए, मतलब वहां पर भी स्कूल में ये ना हो कि केवल बॉयज की ही पहचान है, लड़कियां भी अपनी पहचान अपनी दिखा पाए। और साथ ही जो है जो स्कूल्स लेवल पर जो भी गतिविधियां हैं, सामाजिक अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं या सांस्कृतिक कोई अवसर हमें दिए जा रहे हैं, दोनों को समान रूप से मिले। तो विद्यालय के परिप्रेक्ष्य में इस तरह से बात करते हैं। तो उसी प्रकार से हम ये भी कहते हैं कि शिक्षा जो है, इसमें लैंगिक समानता की बात करें तो नेचुरली हम शिक्षा को फोकस कर रहे हैं। शिक्षा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस संदर्भ में, और ये शिक्षा ही है जो दोनों के बीच का जो भेद होता है, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसको मिटाती है। और ये शिक्षा ही है जो महिलाओं को सशक्त बनाती है, उनकी आवाज को सशक्त करती है, उनको बल प्रदान करती है, जो आज हम महिला सशक्तिकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं इसमें जैसा कि ये राधा कृष्णन जो हमारा कमीशन था, राधा कृष्णन आयोग था, 1948 में बना था, तो उसमें राधा कृष्णन कमीशन में राधा कृष्णन जी ने भी एक बात कही थी कि स्त्रियों को शिक्षित किए बिना किसी समाज में लोग शिक्षित नहीं हो सकते। बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए इसको समझने की इस तरह से हम कोशिश करते हैं कि यदि सामान्य शिक्षा की अगर बात करते हैं, उसमें अगर सामान्य शिक्षा में आता है कि स्त्री को शिक्षा दी जाए या पुरुषों को दी जाए, तो यहाँ पर उन्होंने कहा था कि मैं ये मानता हूं कि ये जो सामान्य शिक्षा की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर स्त्रियों को ये शिक्षा दी जानी चाहिए। क्यों दी जानी चाहिए, इसका उन्होंने पर्सपेक्टिव ये बताया कि स्त्रियों को अगर हम शिक्षित करते हैं तो स्त्रियां निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी को शिक्षित कर देंगी। तो ये बहुत बड़ी बात है। एक सामान्य शिक्षा के पर्सपेक्टिव में अवसर सबसे पहले जो मौका मिलना चाहिए वो महिलाओं को मिलना चाहिए, क्योंकि तो उसके ऊपर एक नई पीढ़ी को तैयार करने का नई पीढ़ी को तैयार करने का उसको जिम्मा है कि वो परिवार की धुरी है, समाज की धुरी है। और महिलाओं को शिक्षित किए बिना हम कहते हैं कि एक परिवार शिक्षित नहीं हो सकता है, समाज शिक्षित नहीं हो सकता है, राष्ट्र शिक्षित नहीं होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है, तो यहाँ पर इस पर्सपेक्टिव में हम जैसे हमने कहा लैंगिक समानता, इसको बहुत अधिक महत्व हम दे रहे हैं। अगर वर्तमान हालात की बात करें तो क्या स्थितियां हैं, एनरोलमेंट की क्या स्थिति है, और उसके अलावा गुणवत्ता की जो हम बात कर रहे हैं उसमें क्या स्थिति है? स्थितियां हमें बहुत सकारात्मक नजर आ रही हैं अगर हम देख रहे हैं। तो मैं इस संदर्भ में ये भी बताना चाहूंगी कि जैसे हमारे 2000 में यूनाइटेड नेशन ने MDG गोल निर्धारित किए थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, उसमें भी कहीं न कहीं लैंगिक समानता की बात की थी, बहुत फोकस किया था। उसके बाद जो 2015 में
अभी आंकड़े में आपके सामने रखती हूँ। तो 2015 में जब SDG यूनाइटेड नेशन ने एस्टेब्लिश किए थे, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिनको कहा गया था, वो 17 गोल्स थे। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में जो 4th लक्ष्य था 2015 के SDG गोल में 4th लक्ष्य था सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की बात की गई। सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा को फोकस किया गया। और ऐसे ही जो 5th इसमें जो एम रखा गया था वो था लैंगिक समानता व सशक्तिकरण। तो हम आंकड़ों के हिसाब से अगर बात करते हैं तो जैसा एक रिपोर्ट के आधार पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो एक सालाना ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आई थी 2018 में, उसमें भी कहा गया कि महिलाओं को पुरुषों की बराबरी में लाने में कम से कम 200 साल लगेंगे। मतलब कहीं ना कहीं हम ये कह रहे हैं कि जेंडर इक्वलिटी हो रही है, महिलाएं सशक्त हो रही हैं, लेकिन एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये रिपोर्ट में इस बात को भी रखा गया है। तो कहने का तात्पर्य वैसे अगर देखते हैं नामांकन के स्तर में तो काफी इम्प्रूवमेंट हमें इसमें दिखाई देता है। अगर मैं प्राथमिक शिक्षा की बात करूं तो प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर अगर हम देखते हैं तो 1882 जो कि हंटर कमीशन था, जो हमारा बिफोर इंडिपेंडेंस जो कमीशन बना था 1882 में, उसमें जो है प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य को बहुत अधिक महत्व दिया गया था, जिसमें कि जन साधारण के लिए शिक्षा का प्रसार किया जाना, मतलब शिक्षा के प्रसार को जन साधारण तक पहुंचाना बहुत आवश्यक था। और ऐसे ही जब हम आगे बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, तो 1901 में लॉर्ड कर्जन ने प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता और मात्रात्मक वृद्धि की बात की थी। मतलब गुणात्मक शिक्षा भी होनी चाहिए और मात्रात्मक वृद्धि भी होनी चाहिए, नामांकन एनरोलमेंट भी बढ़ना चाहिए, मतलब दोनों पैरेलल चलने चाहिए। यानी कि मात्रात्मक आपकी वृद्धि होगी, नामांकन हो गया, लेकिन गुणात्मक आपकी शिक्षा वो नहीं है। तो वहां पर भी बहुत अधिक फोकस किया गया था। और 1937 के आंकड़ों के हिसाब से 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिए जाने का प्रावधान किया गया, सुझाव भी दिया गया था। और साथ ही RTE ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इसमें दिया है, राइट टू एजुकेशन ने इसमें। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट था जो 1927 में जो आयोजित हुआ था अखिल भारतीय महिला शिक्षा सम्मेलन, इसमें महिलाओं ने पुरुषों के समान शिक्षा प्रदान करने की मांग की थी। तो उस समय 1927 में उस समय महिलाओं ने अपनी आवाज मुखर की थी, अपनी शिक्षा को पुरुषों के इक्वल बनाने की मांग की थी। तो एक बहुत मतलब हमें लग रहा है कि उस समय भी महिलाएं काफी जागरूक थी, काफी उन्होंने इनिशिएटिव लिए, जिससे कि इनिशिएटिव लेने के बाद जो आज हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं और यहाँ पर स्वतंत्र भारत की महिलाएं हैं, उनको उनके अधिकार मिल रहे हैं सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों से। तमाम कमीशंस में आपने कहा कि महिलाओं के मुद्दों को उठाया गया है, लैंगिक समानता को, तो ये उसी की बदौलत है जो 1927 में जिन लोगों ने बात उठाई। तो उसी का असर है कि वो बार बार उस बात को उठाया गया। जैसा कि आपने कहा कि एनरोलमेंट की बात हुई यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा में, और मैं एक बात यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि ये एनरोलमेंट हमारा प्राथमिक शिक्षा में काफी इम्प्रूव हुआ है। यहाँ पर जैसा कि देखा गया है कि प्राथमिक स्तर पर तो एनरोलमेंट काफी बड़ा है, ये हमारे डेटा हमें बता रहे हैं। जी मैम, क्या कहते हैं डेटा, कितना फीसदी एनरोलमेंट है इस वक्त? जैसे हम 6 to 8 की अगर बात करते हैं, 6 to 8 तक जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है 90.9% जी देखा गया है। डेटा में हमने ये ऑब्जर्व किया, ये देखा है। और 9 to 10 आते आते जो गर्ल्स रेशियो है जी GER जो है 79.3% है। और 11th और 12th में जो GER है वो 56.3% रह गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कक्षा 8 के बाद जो है एक बहुत बड़ा अनुपात शिक्षा से बिल्कुल बाहर हो रहा है, डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि प्राथमिक शिक्षा में एनरोलमेंट अच्छा हो रहा है, मीन्स एनरोलमेंट, लेकिन फिर बात वही है कि एनरोलमेंट अच्छा होने के साथ साथ लेकिन कमियां हमें उनकी समझ से है। जो हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करें वो प्राप्त उनको नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमने कहा उनको जैसे हम कहते हैं ना 3R कहते हैं, रीडिंग राइटिंग एंड अर्थमेटिक, हम कहते हैं कि उसकी बेसिक जानकारी, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। हमने देखा कि आए दिन हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि बहुत से कक्षा 5 तक के बच्चे या कक्षा 3 तक के बच्चे जो हैं वो अपने बुक को रीड नहीं कर पाते, मतलब पढ़ नहीं पाते। और कुछ क्लासेस तक के बच्चे हैं, 4th क्लास तक के बच्चे हैं, 5th क्लास तक के बच्चे हैं, वो लिखने में सक्षम नहीं बना पाते। ठीक है। और कुछ बच्चे जो है उनके अंदर मतलब एक्सप्रेस करने की क्षमता नहीं है, मतलब अपनी बात को रखने की क्षमता नहीं है, वो इतनी एबिलिटी भी डेवलप नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं क्वालिटी उन तक
क्वालिटी इंप्रूवमेंट में कमी हमें नजर आ रही है इस में भी अगर देखते हैं, क्योंकि एनरोलमेंट बढ़ने से ही सब कुछ संभव नहीं है जी। एनरोलमेंट के साथ नामांकन में वृद्धि हो रही है, लेकिन साथ साथ अगर उनको समझ डेवलप नहीं हो रही है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना, अगर उनके अंदर स्किल डेवलप नहीं हो रहे हैं, एक एबिलिटी उनके अंदर नहीं बन पा रही है जी। तो वो उस एनरोलमेंट से तो फिर हम ये नहीं कह सकते ना कि महिलाओं का जो साक्षरता दर है या लिटरेसी रेट है या महिलाएं आगे निकल रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक वो खुद को नहीं समझ पा रही हैं, मतलब अपने स्वयं का विकास नहीं कर पा रही हैं, उनका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है एजुकेशन से, तो फिर ये शिक्षा तो इनकम्प्लीट कही जाएगी जी। बिल्कुल। तो ये तो आपने बताया कि एनरोलमेंट नंबर इतना है, गुणवत्ता भी नहीं है और एनरोलमेंट नंबर काफी घटा है 11-12 तक आने में। तो ये केवल महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में आप बता रही हैं, गर्ल्स के परिप्रेक्ष्य में ये। तो इसके क्या कारणों पर हम कुछ बात कर रहे हैं कि क्या वजह है कि ये रेशियो इतना कम हो जाता है 11-12 तक आने तक? इसमें एक तो है कि कारण जो है, सबसे पहला तो ये है कि जागरूकता की कमी, और सबसे पहला कारण जागरूकता की कमी यानी पारिवारिक वातावरण का सकारात्मक न होना जी। सबसे पहली बात जी। जब परिवार सपोर्ट नहीं करेगा, परिवार के जो सदस्य हैं वो सपोर्ट नहीं करेंगे, तो जो मतलब कहते हैं ना, घर परिवार से स्टार्ट होता है। बिल्कुल। जो हम उनके परिवार पर भी मुझे लगता है बात करनी चाहिए कि कौन लोग आज प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं, कौन सा तबका है जो बढ़ रहा है वहां पर। पहाड़ों में तो हम देखते हैं कि थोड़ा ठीक ठाक घरों के बच्चे भी जाते ही हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, लेकिन शहरों में अगर हम देखें तो बिल्कुल नितांत जो मजदूर तबका है, उनके बच्चे यहाँ पर प्राइमरी स्कूलों में एनरोल होते हैं। हाँ, प्राइमरी स्कूल में उनके बच्चे एनरोल होते हैं। फिर वही बात मैं कह रही हूँ ना, स्कूल में एनरोल तो होते हैं। हाँ। अब घर परिवेश में उनको ऐसा एनवायरमेंट नहीं मिल रहा है, उनको कोई इंकरेजमेंट नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई उनके पास जो पढ़ाई लिखाई के संसाधन की जो हम बात करते हैं रिसोर्सेज की, वो उनके पास नहीं है। इकोनॉमिकली वो बिल्कुल पुअर है, ठीक है। उनका सोशल स्ट्रक्चर बहुत कहना चाहिए बहुत पुअर है, बैकग्राउंड बहुत पुअर है। तो वहां से वो बच्चा जो है उसका एनरोलमेंट हो जाता है, लेकिन एनरोलमेंट, मैंने अभी इस बात को स्पष्ट किया था कि एनरोलमेंट होने से नहीं होगा जब तक कि बच्चे के अंदर पढ़ने की ललक ना हो। अब वो ललक कौन पैदा करेगा? घर के परिवार के लोग करेंगे। अब घर के परिवार के लोग जो खुद मजदूरी करते हैं या अपनी 2 जून की रोटी कमाने में व्यस्त हैं, वो बच्चों की पढ़ाई को कहाँ ध्यान देते हैं, कहाँ उनके रिसोर्स उपलब्ध कराते हैं। वो बल्कि पढ़ते हुए बच्चे को भी डिमोटिवेट करते हैं, बिल्कुल, मतलब घर के कामों में लगा देते हैं। तो कहाँ, तो तभी हम कह रहे हैं ना कि बच्चा आगे नहीं पढ़ पा रहा है, उसका एनरोलमेंट तो हो जा रहा है। अब एनरोलमेंट होने के साथ साथ जैसे कि आगे हम कहेंगे कि नियमित रूप से स्कूल जाना भी तो एक बहुत बड़ी बात है। एक नाम लिखा देना रजिस्टर में, स्कूल के रिकॉर्ड में आपका मेंटेन हो गया, वही पर्याप्त नहीं है। नियमित रूप से स्कूल जाना, स्कूल की जितनी गतिविधियां हैं उसमें भाग लेना, ठीक है। और जो लर्निंग प्रोसेस होती है, जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया चल रही है, उसको समझना बहुत आवश्यक है। उसके अकॉर्डिंग उसके कितना वो सीख पाया, कितने एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी चढ़ पाया नहीं चढ़ पाया लर्निंग प्रोसेस में, ये देखना भी आवश्यक है। तो ये सब चीजें जब तक बच्चे को नहीं मिलेंगी, तो इसके लिए पेरेंट्स की जागरूकता की कमी या पेरेंट्स का अनएजुकेटेड होना आवश्यक माना जा सकता है। परिवार का जो वातावरण है वो सकारात्मक नहीं है। बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। अभियानों की भी कुछ कमियां रही कि सारा ध्यान, सारा जोर जो है वो एनरोलमेंट पे रहा और गुणवत्ता कहीं न कहीं पीछे छूटती रही। सर्व शिक्षा अभियान है, लगातार नामांकन की लगातार बात होती रही ना। गवर्नमेंट के द्वारा अपने स्तर से बहुत से प्रयास किए जा रहे हैं। बात वहीं पर आती है जब हम किसी भी लेवल पर बात करते हैं, किसी भी मुद्दे पर बात करते हैं, इश्यूज पर बात करते हैं, तो स्कीम्स तो बहुत ज्यादा गवर्नमेंट के द्वारा दी गई हैं, तो वो इम्प्लीमेंटेशन की प्रोसेस जो है वो पूरी तरह से नहीं हो पाती है। सबसे मेन कारण, जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारा, मैंने अभी प्राइमरी एजुकेशन की यहाँ पे बात की, प्राइमरी एजुकेशन का जो नामांकन बड़ा है, मैंने कहा वो डिटोरिएशन कब हो रहा है उसका, जब वो बच्चा सेकेंडरी एजुकेशन पे पहुंचता है, 9th, 10th, 11th, 12th में जब पहुंचता है तो उसका डिटोरिएशन होता है, मतलब ठीक है, ड्रॉप आउट रेट जो है उधर बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे इसमें जो है सबसे पहले जो है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन का कंसेप्ट आया, ठीक है। इससे सार्वभौमिकरण जब प्राइमरी एजुकेशन का हुआ तो एनरोलमेंट बढ़ा। और ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया, वो भी वर्ल्ड बैंक के सहयोग से और यूनिसेफ के उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, उसके सहयोग से स्कीम चलाई गई जी, ठीक है, ग्लोबल एस्पेक्ट में। और इसके साथ ही जो है सर्व शिक्षा अभियान की हम बात कर रहे हैं, एजुकेशन फॉर ऑल, जो कि 86 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, उसमें जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, जिसमें कि 6 to 14 ईयर्स
के बच्चों की शिक्षा को जो है फंडामेंटल राइट बनाया गया। इसको फंडामेंटल राइट बनाया गया, फिर हमारे नामांकन में इम्प्रूवमेंट हुआ। जब हम आए 2009 में, जब इसको 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट का रूप दे दिया गया, कानूनी इसको एक अधिनियम बना दिया गया, ठीक है, और इम्प्लीमेंट इसका 1 अप्रैल 2010 से ये हुआ। तो वहां पर जब इसको कानून बनाया गया, जिसमें कहा गया कि 25 सीट्स फॉर गर्ल्स रिजर्व विल बी रिजर्व इन स्कूल्स में रहेंगे, और प्राइवेट स्कूल्स को भी ये मतलब उसमें इन्वॉल्व किया गया। तो यहाँ पर जो है फिर रेशियो बढ़ा। प्राइमरी एजुकेशन का जो नामांकन स्तर है, बहुत सी स्कीम्स गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई। नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल पर चलाया गया, जिसे हम NPEGEL भी कहते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय चलाए गए, जो कि 2004 में लॉन्च हुआ था। इसका जो ऑब्जेक्टिव मेनली यही था। देखिए, आज हम बात जब नामांकन की भी करते हैं, तो हमने बेसिकली उन बच्चों को नामांकन में पीछे पाया है जो कि सोशली बैकग्राउंड बच्चे होते हैं, या जो हमारे SC ST OBC कैटेगरी के बच्चे होते हैं, जो डिप्राइव्ड चिल्ड्रन होते हैं, यही नामांकन से पीछे होते हैं। बाकी बच्चे तो एजुकेशन ले ही रहे हैं। देखा जाए तो अगर हम आंकड़े भी देखते हैं या सर्वे भी के आधार के रिजल्ट भी देखते हैं, तो हम यही पाते हैं कि उन्हीं बच्चों के लिए गवर्नमेंट ने उन्हीं को आगे लाने के लिए, क्योंकि जब तक इस लेवल के बच्चों को, इन परिवारों को जब हम मेन स्ट्रीम में नहीं लाएंगे, तब तक हम नहीं कह सकते कि हमारा एजुकेशन का जो लेवल है, शिक्षा का जो स्तर है, किसी भी स्तर की हम बात करते हैं, प्राथमिक की करें, माध्यमिक की करें, हायर एजुकेशन की करें, तो वहां पर जब तक इनको आगे नहीं लाएंगे, तब तक हम मतलब अपने जो हम बार बार डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो हम नहीं देख पाते, है ना। तो और प्राइमरी एजुकेशन तो अपने आप में ही एक ऐसा मीन्स एक कहना चाहिए फाउंडेशन है, एक नींव कहते हैं इसको, जिसमें हमारे सारे जो बिल्डिंग्स हैं, जो हमारी सेकेंडरी एजुकेशन की, हायर एजुकेशन की, वो स्ट्रांग नहीं होगी तो हम आगे की एजुकेशन की कल्पना नहीं कर सकते। सर्वाइव करने के लिए बहुत ही जरूरी साधन है बहुत प्राइमरी एजुकेशन। आप अक्षर ज्ञान तो सीखें जो आपकी जिंदगी में हर कदम पे काम आएगा, बहुत जरूरी है। और वही चीज हम बार बार कह रहे हैं कि क्वालिटी जो है और वो वहां पर नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैम, अभी तक आपने बताया कि कौन कौन सी योजनाएं जो है वो सरकार की आई हैं। हाँ, इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी इस बात को बहुत फोकस किया गया है। न्यू एजुकेशन के पर्सपेक्टिव की बात भी मैं यहाँ पर रखूंगी, लेकिन यहाँ पर अभी हम जैसा कि लैंगिक समानता की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत ही मीन्स कहना चाहिए एक ऐसा टॉपिक है जो हर किसी को आकर्षित करता है, जेंडर इक्वलिटी। तो यहाँ पर जो इसमें शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक समानता के लिए जो उपाय बताए गए हैं, वो यहाँ पर मेनली मैं यहाँ पे 3-4 उपायों की बात करूंगी। जो पहला है अवसरों की समानता, मीन्स इक्वलिटी फॉर अपॉर्चुनिटीज भी आप कह सकते हैं, अवसरों के लिए समानता की बात कर सकते हैं। इसमें जो है सबसे पहले जो है ये मैंने इस बात को पहले भी फोकस किया कि एनरोलमेंट के लिए सभी के लिए मतलब स्कूल के दरवाजे खुले होने चाहिए, कहीं वहां पर कोई मानक निर्धारित नहीं होने चाहिए, गर्ल्स बॉयज इक्वली एडमिशंस ले सकें। और साथ ही साथ यहाँ पर एनरोलमेंट कहीं वहां पर कोई मानक निर्धारित नहीं होनी चाहिए, गर्ल्स बॉयज इक्वली एडमिशंस ले सकें। और साथ ही साथ यहाँ पर एनरोलमेंट होने के बाद जो है नामांकन को ही फोकस न करके उनकी उपस्थिति को भी एक मानक बनाना चाहिए। ये बात हम कह रहे हैं, रोजाना आ रही है कि नहीं आ रही है गर्ल्स। हाँ, ये बहुत जरूरी है। और जो है इसके लिए जो है सबसे इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पर हम बात करते हैं तो माता पिता का सबसे ज्यादा, स्कूल का बाद में है, टीचर्स का बाद में। माता पिता अगर बच्चे को एनकरेज नहीं करेंगे स्कूल जाने के लिए, तो फिर वही बात आई कि जो गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करने की बात हो रही है वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो ये बहुत आवश्यक है कि उन्हें जब बच्चे ने और उनको जो है जैसे उसको पूरी किए बिना ही, प्राथमिक एजुकेशन अगर बच्चा ले रहा है उसको पूरी किए बिना ही बच्चा जब ड्रॉप आउट उससे बाहर हो जाता है, तो यहाँ पर पेरेंट्स का मेन रोल होता है कि वो बच्चे को फिर से विद्यालय में एनरोल कराएं, उसको भेजें। तो कहीं ना कहीं उनका जब मेंटल लेवल डाउन होता है तो वो बच्चे जो है आगे को मोटिवेट नहीं हो पाते। तो दूसरा इसमें ये है इम्पोर्टेंट जो है लैंगिक समानता के लिए, अधिगम प्रक्रिया में समानता हो, मतलब जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्लास में चल रही है वहां पर इक्वली गर्ल्स से भी इक्वल बिहेव किया जाए टीचर्स के द्वारा और बॉयज के साथ भी। उसमें क्या क्या है, जैसे टीचर जो है इक्वली बिहेव करे, सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट हम यही मानते हैं, दोनों को समान रूप से बिहेव उनके साथ करे, व्यवहार उनके साथ करे। इक्वली अटेंशन देने की बात होती है दोनों पर, ऐसा नहीं कि गर्ल आ रही गर्ल्स थोड़ी ज्यादा, थोड़ा इसको टाइम लगेगा समझने में, ऐसा नहीं, दोनों को ही अटेंशन दोनों को ही बराबर देना है।
जितना आप बॉयज को फोकस कर रहे हैं उतना ही आपको गर्ल्स को भी फोकस करना है, उन पर भी अटेंशन, बल्कि कहीं ज्यादा फोकस करना है। हाँ, और आपने अक्सर देखा होगा क्लासरूम में भी होता है कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बॉयज को ही खड़ा किया जाता है, गर्ल्स को मतलब नहीं। और ये एक धारणा बनी हुई है मस्तिष्क में, ऑलरेडी उनकी झिझक होती है, उसको खत्म करने के लिए आपको बकायदा उनको उठाना चाहिए। तो क्या होता है कि एक माइंडसेट ऐसा बना हुआ कि नहीं, गर्ल्स आंसर नहीं दे सकती हैं, या गर्ल्स जो है एक्टिव नहीं है, या गर्ल्स पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती हैं। उसके तहत जो बहुत सी चीजें निकल के आती है। और लर्निंग सिचुएशन भी समान रूप से दिया जाए, या रिसोर्सेज आप दे रहे हैं स्कूल से, रिसोर्स अवेलेबल करा रहे हैं, तो दोनों को समान रूप से दीजिए। तो कहीं न कहीं ये लैंगिक समानता लाने में हमारे बहुत अधिक, और इसी तरह से शैक्षिक जो हमारी इक्विटी इन लर्निंग प्रोसेस है, इक्वालिटी इन लर्निंग प्रोसेस है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिसोर्सेज की मैंने बात की, यहाँ पर रिसोर्सेज दोनों को ही समान रूप से अवेलेबल कराए जाएं, और जिससे कि जो लर्निंग जो उनकी होगी, जो आउटकम निकलेगा, दोनों में समान रूप से निकले। क्यों लड़का ही हर बार फर्स्ट आए, लड़कियां क्यों ना आए? क्यों लड़कों का ही रेशियो आगे बढ़े लर्निंग में? मीन्स जो उन्होंने आउटकम जो निकला है, जो उन्होंने सीखा है, लड़कियां भी आगे बढ़े। तो ऐसा माहौल क्रिएट करना पड़ेगा स्कूल लेवल पर टीचर्स के द्वारा, तो जिससे कि ये जो जेंडर इक्वालिटी की जो हम बात कर रहे हैं, ये जो है समान रूप से लागू हो पाए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत भी काफी इस पर बात हुई। हाँ, लैंगिक असमानता पर, लैंगिक समानता पे बात की गई है। जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, जो 34 वर्षों के बाद हमारे बीच में आई है, तो इसमें बहुत अधिक फोकस किया गया है बच्चों की प्राइमरी एजुकेशन, मीन्स जो हमारा एलिमेंट्री एजुकेशन है, इसको बहुत अधिक फोकस किया गया है। जैसे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात की गई है कि बच्चे सीखें और वह सतत सीखते रहने की कला भी सीखें। मतलब एक बार उन्होंने सीख लिया, पढ़ लिया, वो सफिशिएंट नहीं है, नहीं, सतत लगे रहे, सीखने की प्रक्रिया में आगे रहे। इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट स्थान दिया गया है। और दूसरी बात जो इसमें की गई है, कुछ नया सोचें। जैसे हम बार बार कहते हैं ना, क्रिएटिविटी को, बिल्कुल क्रिएटिविटी बच्चे के अंदर है तो उसको बाहर निकालो जी। जैसे स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन। जो हमारे अंदर है उसको बाहर निकालें, प्रेजेंट करें, उसका प्रकटीकरण जी, वो बहुत जरूरी है। तो ऐसे कुछ नया सोच के, कुछ नया माहौल दे करके, कुछ नई जानकारी वो प्राप्त करें, और बदलती परिस्थितियां जो है उसके साथ एडजस्ट करना सीखें, और उन बदलती परिस्थितियों में वो उसका प्रयोग भी करना सीखें। कैसे वो प्रयोग करेंगे उन जानकारियों का, तो एप्लीकेशन पार्ट भी उनके अंदर स्ट्रांग होना चाहिए। और इसी तरह से 2040 तक ये लक्ष्य रखा गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि ऐसी शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य रहेगा जहां किसी भी सामाजिक और आर्थिक है पृष्ठभूमि से जो संबंध रखते हैं बच्चे, उनको समान रूप से जो है सर्वोच्च गुणवत्ता की शिक्षा उनको उपलब्ध हो। क्योंकि हमने कहा ना, बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। शिक्षा न पहुंच पाने में बैकग्राउंड जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनका। तो ये सामाजिक आर्थिक जो है पृष्ठभूमि के जो बच्चे हैं उनको पूरी तरह से शिक्षा मिले जी। हर बच्चे, इसमें इस बात को भी फोकस किया गया कि हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताएं, क्योंकि हर बच्चा विशिष्ट क्षमताओं को लेकर के आता है। हर बच्चे के अंदर कुछ न कुछ एक मीन्स कहना चाहिए एक ऐसी एबिलिटी होती है जो सब में नहीं होती है। हर बच्चे के अंदर एबिलिटी जो है डिफरेंट होती है, तो उसके साथ उनको स्वीकार करना और उनको बढ़ावा देना, और उन एबिलिटीज को बढ़ावा देने के लिए उनके लिए प्रयास करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एबिलिटी है वो वहीं तक रह जाएगी जब हम उसके लिए एफर्ट्स नहीं करेंगे। डायग्नोज करना कि आपके अंदर ये खूबी है, हाँ, और उसको फिर कैसे निखारें। हाँ, तो उसके लिए प्रयास करने की भी बहुत जरूरत है। और साथ ही जो है मीन्स इसमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। चुनने की क्षमता, बच्चा क्या चाह रहा है उसको फोर्सफुली वही काम ना करने दिया जाए जिसका उसको करने का बिल्कुल मन नहीं। तो एक लचीलापन, एक फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी, रिजिडिटी नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी होना जरूरी है। बच्चा अपने चुनाव के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार चीजों को चुने और रुचि के अनुसार काम करे। और यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी स्टार्टिंग से इस बात पर फोकस किया गया है कि समझ पर जोर दिया जाना, न कि रटंत। जो रट लेते हैं ना बच्चे, उसके बाद फिर बच्चे वो जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं अपने व्यवहारिक जीवन में, तो उसका प्रयोग वो उस ज्ञान का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो हाँ, ये बात को बहुत अधिक, और जीवन कौशल को डेवलप करना बहुत आवश्यक माना गया है कि लाइफ स्किल्स बच्चे के अंदर डेवलप होनी चाहिए। और यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट रूप से कही गई है कि इक्विटी एंड इंक्लूजन, समता और समावेशन,
ये बहुत जरूरी इसमें होना चाहिए। इस पार्ट पर फोकस किया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत जो है ड्रॉप आउट जो रेट है हमारा, उसको रोकना बहुत आवश्यक माना गया है। इसको प्राथमिक लक्ष्य में रखा गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो ड्रॉप आउट रेट है, जो हमारा बहुत मीन्स शिक्षा से बच्चे बाहर हो रहे हैं, उसको रोकने को जो है प्राथमिक लक्ष्य बनाया गया है। तो ये कुछ मीन्स लैंगिक समानता के पर्सपेक्टिव में ये बातें थी जी। और एक एस्पेक्ट और था यहाँ पर, एक असर रिपोर्ट आई थी 2019 में जी। असर रिपोर्ट में यही बताया गया था कि आज जो भेदभाव की स्थिति यह है कि लड़कियों को सरकारी विद्यालयों में, मतलब अभी हम इस बात को डिस्कस कर रहे थे कि लड़कियों को सरकारी विद्यालयों में और लड़कों को निजी विद्यालयों में भेजने को प्राथमिकता दी जाती है। ये रिपोर्ट में जब उन्होंने आंकड़े कलेक्ट किए तो यहीं पर ये बात निकल के आई कि ये आज का मतलब हमारा परिदृश्य है जी। या इसी में अगर हम थोड़ा मिडिल क्लास की बात करें तो बेटी को थोड़ा कमतर स्कूल में डालना, बेटे को थोड़ा अच्छे प्राइवेट स्कूल में डालना। हाँ, ये एजुकेशन, क्योंकि ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि बच्चों पर अगर हम बजट खर्च करने की बात आती है या इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है तो प्रायोरिटी में हमारे लड़का ही रहता है, बेटा ही रहता है। लड़कियों को हम प्रायोरिटी में कम रखते हैं। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत लोग इक्वली मींस इन्वेस्ट कर रहे हैं लड़के लड़कियों में। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए, इन जनरल अगर देखा जाए, तो कहीं ना कहीं ये मानसिकता है अभी भी। मतलब ये मैं ये नहीं कहूंगी कि जो लोग जागरूक नहीं है, जो अनएजुकेटेड लोग हैं, वही ऐसा सोचते हैं। मतलब जो या गृहणियां हैं, जो हाउसवाइफ्स हैं, वही ऐसा सोचती हैं। एजुकेटेड लोगों के मस्तिष्क में भी, उनकी भी माइंडसेट ये बना हुआ है कि इन्वेस्टमेंट लड़कों में ही किया जाना है। बिल्कुल। ये अगर हम पहाड़ों में कॉलेजेस की बात करें तो वहाँ की लड़कियां सब वहीं के आसपास के कॉलेज में पढ़ती हैं जो भी नए नए खुले हैं, जहाँ बीए है, जहाँ न कोई साइंस स्ट्रीम है न कॉमर्स है। और उसकी बनिस्बत जो है जो लड़के हैं वो तो अल्मोड़ा जाएंगे, साइंस स्ट्रीम लेंगे या हल्द्वानी आएंगे। हाँ, ये तो हायर एजुकेशन में भी वही अंतर है। कुछ थोड़ा सा लड़कियों के पर्सपेक्टिव में इस तरह से कहते हैं, सुरक्षा की जो एक भाव जो होता है, एक सुरक्षा पर मान के चला जाता है ना। जैसे अगर कहीं पर आप टीचर्स अपॉइंट कर रहे हो तो मेनली जो लेडी टीचर्स होंगी तो वो वहां पर कार्य करना पसंद कर देंगी जहां पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम हो। ये चीजें मतलब एक कंसेप्ट है कहीं ना कहीं उसका खामियाजा उनको तो ये माना जाता है कि घर से रहकर लड़कियां पढ़ेंगी तो सुरक्षित रहेंगी। पेरेंट्स के दिमाग में केवल सुरक्षा के पर्सपेक्टिव से भी भाव आता है। मतलब तो हमें सुरक्षा देना भी जरूरी है, वो भी लैंगिक समानता की अंतर्गत बहुत आवश्यक है। लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा वो अपने आप में ये देखिए हमारे मन के भाव है कि हम सुरक्षित हैं, सुरक्षित नहीं है, ये सब हमारे, जब हम खुद सशक्त हो जाएंगे तो हमारे विचार जो है एक्सपोजर हमें मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये चीजें फिर अपने आप कम होती चली जाएंगी। हम सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे सुरक्षित नहीं है, हमें सुरक्षा नहीं मिल रही है, तो वो चीजें जो है जैसे जैसे शिक्षा बढ़ेगी तो हर फील्ड में, कहीं कोई भी फील्ड हो, और वहां पर हम चेंज तो पाते ही पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यस। तो हम कोई सुझाव हैं, चलते चलते कुछ आप सुझाव देना चाहें कि कहाँ पर कमियां हैं, लूप फॉल्स हैं, कहाँ पर ठीक करने की जरूरत है? इतने सालों से आपने कहा कि किसका कुटिसन की 200 साल के बाद भी महिलाओं की स्थिति वही है। बिल्कुल। हाँ, जैसे मैं यही कहूंगी कि प्राथमिक स्तर पर जो है लैंगिक समानता को दूर करने के लिए जो है मेनली जो सुझाव है वो हम सभी जानते भी हैं कि यहाँ पर जो है लड़कियों के नामांकन को बढ़ाने के प्रयास किए जाए। अधिक से अधिक नामांकन तो होना ही जरूरी है। पहला स्टेप तो नामांकन ही है, फिर गुणवत्ता की हम बात करें। ठीक है। और जो है प्रारंभिक जो बाल्यावस्था देखभाल केंद्र हैं उनको और स्ट्रांग बनाया जाए। गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सी स्कीम्स लॉन्च हुई हैं, तो और जैसे हमारे शिक्षा गारंटी केंद्र हैं उनका संचालन प्रॉपरली किया जाए, जहाँ पर भी मतलब ये लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए सब स्कीम्स चलाई गई हैं। और ग्रामीण स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया जाना चाहिए। मिड डे मील योजना का जो संचालन है वो बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए। और निःशुल्क जो है जो सामग्री वितरित की जाती है जो मीन्स शिक्षा से संबंधित, उसका वितरण भी प्रॉपरली सुनिश्चित ढंग से किया जाना चाहिए। और साथ ही दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये तो हमारा स्कीम्स की हम बात कर रहे हैं कि स्कीम्स जो चल रही हैं उनको और स्ट्रांग बनाया जाए। मतलब हर लड़की तक वो स्कीम पहुंचे, जन जन तक वो स्कीम पहुंचे। क्योंकि जन साधारण की शिक्षा की जब बात करते हैं तो उसमें मास एजुकेशन की बात करते हैं। मास एजुकेशन तभी संभव हो क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं दुनिया की आधी आबादी महिलाएं हैं, तो उन आधी आबादी महिलाओं तक भी शिक्षा का पहुंचना बहुत आवश्यक है। तो इस साथ ही पेरेंट्स के लिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि घर परिवार से ऐसी शुरुआत की जाए कि अपने घर से, अपने घर के जो सदस्य हैं
वहां से शुरुआत ऐसी हो कि ऐसा माइंडसेट डेवलप किया जाए। सब, मैं यहाँ पर जेंडर में दोनों के एस्पेक्ट में बात करूंगी, पुरुष हो या महिला हो। पुरुष को भी अपनी सोच में परिवर्तन करना पड़ेगा, महिलाओं को सबसे पहला परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि वो उस परिवार का एक आधार स्तंभ है। तो उनको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। उनको, उनके समय में डिसीजन अलग थे, एक जेंडर गैप, एक कहना चाहिए जनरेशन गैप का भी हम मान सकते हैं, या फैसिलिटीज का मान सकते हैं, या उस समय जो हमारी सामाजिक मान्यताएं थी वो कुछ डिफरेंट थी, वो उनको नहीं मिल पाई। लेकिन आज उनको अपनी बेटियों के लिए आगे आना होगा, अपनी बेटियों के मेकिंग प्रोसेस में आगे आना होगा, उनको मोटिवेट करना होगा। वो नहीं कर पाई, उसका ये नहीं कि हम नहीं कर पाए तो हम आगे क्या करेंगे। तो हताशा होती है महिलाओं में कि हमने नहीं करा तो हमारी बेटियां क्या करना है, तो उसको दूर करना। हाँ, तो उसको दूर करके अपनी बेटियों को प्रमोट करें, अपनी बेटियों को सशक्त बनाए, है ना, और उनके लिए खुद खड़ी रहे स्ट्रांग बन के, और घर के अन्य सदस्यों पर भी मतलब ऐसा प्रभावशाली प्रभाव डालें कि वो भी जो है उनकी डिसीजन के आगे उनको झुकने को मजबूर होना पड़े। बिल्कुल। और ये सब काम महिलाएं कर सकती हैं, पुरुष नहीं कर सकते। महिलाएं जब तक घर के अन्य लोगों को मीन्स कन्विंस नहीं करेंगी तब तक ये संभव नहीं है। जी, तो मुझे लगता है काफी ही उत्साही पॉइंट्स आपने सुझाव दिए हैं और बहुत अच्छी बातें की हैं, बहुत ही बहुमूल्य सुझाव आपके हैं, बहुत ही बारीक बारीक बातें आपने की हैं, शिक्षा, समानता, समता, समावेशीकरण, तमाम चीजों पर। तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा वार्ता आज की हुई है। और अगर जो हमें सुन रहे हैं श्रोता, अगर उन पर, जो पेरेंट्स हमें सुन रहे हैं, अगर उन पर थोड़ा भी असर पड़ा होगा तो ये सफल माना जाएगी वार्ता। तो मैम, चलते चलते कोई संदेश अगर हो तो आप बताएं। संदेश तो मैं यही कहूंगी कि हम आज महिलाएं हैं और हमें दूसरी महिलाओं को मीन्स उनको इस पर्सपेक्टिव में, मतलब एक एजुकेटेड होकर रहना ही पर्याप्त नहीं है। हमें दूसरों को जब तक हम जागरूक नहीं करेंगे, समाज के लोगों तक अपना मैसेज नहीं पहुंचाएंगे, तब तक मुझे लगता है ये शिक्षा का कोई अर्थ नहीं है, शिक्षित होने का कोई अर्थ नहीं है, और शिक्षाविद कहलाने का कोई अर्थ नहीं है। तो दूसरों को हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम जितना कुछ जानते हैं, चाहे किसी भी फील्ड में जानते हैं, मैंने तो यहाँ जेंडर इक्वालिटी की बात की, इस फील्ड को आगे प्रमोट करें, अधिक से अधिक लोगों को इसके लिए प्रेरित करें, इसको समझने के लिए, व्यवहार में लाने के लिए। ये बहुत जरूरी है। जी, तो डॉक्टर चंद्रावती, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी बातें, इतनी सारी वैल्यूएबल बातें हमारे लिसनर्स के साथ में साझा करने के लिए। धन्यवाद मैडम आपका। जी, तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर ये कार्यक्रम आपको पसंद आया हो तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। आपके फीडबैक से हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें सुझाव भी मिलते हैं। तो हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है हेलो हल्द्वानी नाम से, वहां आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।